सारे सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और मैं हरियाणा से हूँ और पत्रकारिता पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। अभी पत्रकारिता पे जो जिस ट्रेनिंग से मैं आ रहा हूँ वो बेसिकली उसका मानना यही है कि जो ग्रामीण पत्रकारिता है, जो हम जिसको बोलते हैं कि जड़ी पेंडू पत्रकारिता है, उसको दोबारा एक बीट की तरीके से, जैसे आप हम देखते हैं एंटरटेनमेंट एक बीट है, पॉलिटिक्स एक बीट है, लेकिन जो रूरल इंडिया है या फिर जो हमारा पेंडू जो है वो एक बीट के तौर पे ख़त्म हो गया है। 90 तक हम देखते थे कि जब तक पी साईनाथ जी द हिंदू में होते थे तो वहाँ पर एक स्कोप था कि रूरल इंडिया में हम देखते थे कि वो मलकानगिरी जा रहे थे, उड़ीसा जा रहे थे और बहुत सारी जगह जा रहे थे जहाँ से वो रूरल इंडिया से रिपोर्ट कर रहे थे। और एक बीट के तौर पर किसानी खेतीबाड़ी भी एक सीरियस बीट के तौर पे थी और एक लेबर मजदूरों की बीट भी थी जिसपे पत्रकार होते थे, रिपोर्टर होते थे और उसको सीरियसली कवर करते थे। आजकल तो खेतीबाड़ी बीट और मजदूर बीट का मतलब ये हो गया कि मिनिस्ट्री कवर करना। पत्रकार दिल्ली में होते हैं, वो खेतीबाड़ी मंत्रालय के उसमें जाते हैं दफ्तर में और वहाँ जो कुछ होता है उसको लिख के और एक प्रेस नोट जैसे ही खबर छाप देते हैं। जिस हिसाब से गांव-गांव घूमने वाला जो घुमक्कड़ी वाला मामला था पत्रकारों का और गांव देहात को उतना सीरियसली देखने वाला मामला था, वो 90 के बाद पी साईनाथ और की जो एक पूरी टीम थी उसके बाद मुझे लगता है कि उसमें कमी आई है और उसके बारे में सोचना ही चाहिए। लेकिन उम्मीद बनती है, उम्मीद इस किसान आंदोलन से मुझे दिखी कि पंजाब और हरियाणा में कम से कम दोबारा पत्रकार गांव-गांव जा रहे थे, किसानों के पीछे जा रहे थे, किसानों के बीच में जा रहे थे और किसानों के जो साधन है उनमें बैठ के उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ सफ़र करना और वो जो किसान जो इस पूरे आंदोलन में जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने धरने लगाए, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो जो उन्होंने सफ़र तय किया, चाहे पंजाब से दिल्ली तक का सफ़र हो या फिर कोई मार्च हो, उसमें पत्रकार उनके साथ विचर रहे थे। वो एक मुझे लगा कि एक स्कोप, अब एक होप दोबारा है कि पत्रकारिता का जो एक हिसाब से जो बीट ख़त्म हो गई थी, खेती बाड़ी भी वाली भी और जो पेंडू पत्रकारिता वाली भी, वो दोबारा होगी, रिवाइव होगी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। पंजाब के पत्रकार साथी जो सिंगू बॉर्डर पर हैं और टिकरी बॉर्डर पर हैं, वो उनमें से ज़्यादातर पत्रकार मैं देखता हूँ होटल वगैरह में नहीं जाते, वहीं ट्रॉलियों में ही सो जाते हैं, तब किसानों के साथ तंबुओं में ही सो जाते हैं। उनके जो किसानों की जो दिनचर्या है उसी को बहुत नज़दीक से देखते हैं और उसको उतनी सेंसिटिविटी से कवर करने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मतलब किसान आंदोलन के दौरान मुझे सीखने को मिली पंजाबी पत्रकारों से। उनमें से जो एक मुझे समझ में आई कि आप आंदोलन में होते भी हो लेकिन बतौर पत्रकार एक दूरी भी ज़रूरी है। आप मतलब ठीक है कि हम इसी इलाके से आते हैं और हमारे इलाके से एक आंदोलन खड़ा हुआ है, लेकिन हम आंदोलनकारी नहीं हैं। हमें एक ये ख्याल और बार बार एक दूसरे को टोका टाकी भी चलती रहती है कि हमें नारे मारने वाले में तब्दील नहीं हो जाना है, बल्कि जो नारे मार रहे हैं उनकी कवरेज करनी है और उनको उसी सेंसिटिविटी से कवर करना है जितनी की ज़रूरत है। तो वो एक ध्यान आपस में पंजाब हरियाणा के जो पत्रकार थे तो उनमें भी एक प्यार, भाईचारा और लिटरेचर का मतलब पंजाब वाले, मेरे को जितनी भी पंजाबी की किताबें, मैंने पंजाबी पढ़नी सीखी, मेरे पिताजी से सीखी और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, तो यहाँ पर मैंने बोलनी सीखी थी। मैं पंजाबी बोल लेना उदा मैं अज गल हिंदी च कर रहा ताकि मैनू आसानी होवे, है ना। हाँ हाँ, तो मैनू जिन्ना भी लिटरेचर मिले पंजाबी का वो मैनू ज़्यादातर जेडे पंजाब के पत्रकार साथी सीगे उन्होंने गिफ्ट किया। तो वो मतलब ਜਿਹੜਾ एक्सचेंज ਸੀਗਾ आइडियाज़ का, लिटरेचर का, तो चीज़ों को देखने का, उन्होंने कवर करने का, रिपोर्ट करने का, वो इस किसान अंदोलन से बहुत ज़्यादा
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗੈਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਗਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ अंधा यकीन कर लो, ये भी ठीक नहीं है। मतलब हम जो मीडिया वाले हैं, ठीक है कि आपके ही बच्चे हैं हरियाणा पंजाब से ही, हमारे ऊपर भी अंधा यकीन किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। हमारे ऊपर भी चेक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को लगे कि अब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, है ना। ये तो जो दरबार की जो स्क्रिप्ट है, दरबार मतलब दिल्ली तक, या कह सकते हैं कि जो नए हुक्मरान डेमोक्रेसी और ये सब है, तो कहीं उनकी बोली ना बोल रहे हूँ, तो जैसे ही आपको लगे कि ये तो दरबार ने कोई स्क्रिप्ट भेजी है, उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, पत्रकारिता तो कर नहीं रहे, तो आप लोग भी चेक एंड बैलेंस और हमारा कान मरोड़ने वाला आप लोग भी करते। अंधा यकीन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता कोई ग्लैमरस भरा पेशा नहीं है। मतलब इसमें मैं बहुत सीरियसली ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पत्रकार का काम वो होता है कि जो चीज़ छुपाई जा रही है वो लोगों तक लेके जानी, और ख़ासकर इस दौरान सरकार वो सब चीज़ें छुपा रही है जो लोगों को जानना ज़रूरी है, और उस तरीके के प्रोपेगेंडा भी लोगों के खिलाफ कर रही है जो लोगों को जानना ज़रूरी है। तो इस दौर में हमारा काम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमें उस चीज़ को थोड़ा और सीरियसली करने की ज़रूरत है। पत्रकारों के ऊपर हमले के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी शिकार रहा उसका। आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा के बहुत सारे पत्रकारों को NIA के नोटिस आए हैं, पंजाब के बहुत सारे पत्रकारों को NIA के नोटिस आए हैं, और जो 26 जनवरी को दिल्ली में कवरेज करने गए थे पत्रकार, उनकी गाड़ियों के फ़ोटो भेज के और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया भी जा रहा है। उनको भी उन्हीं 26 के केसों में, 26 जनवरी के केस में लपेटने की कोशिश हो रही है। पत्रकार का तो काम रिपोर्टिंग करना होता है, अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट भी हो रही है वो वहाँ पर भी वो जाकर रिपोर्ट कर सकता है, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना सबसे ज़रूरी काम है, हालांकि जोखिम भरा काम है, लेकिन पत्रकारिता के लिए सबसे ज़रूरी काम है और वो करते ही रहना चाहिए। लेकिन स्टेट को, जो इंडियन स्टेट है, उसको वो अभी के लिए ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट कर रहे हैं पत्रकार, उनसे तकलीफ हो रही है। उसका एक अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में 60 पत्रकारों के ऊपर FIR होती है, बहुत सारों की गिरफ्तारी होती है। उत्तर प्रदेश में उस पत्रकार की भी गिरफ्तारी होती है जिसने मिड डे मील में नमक के साथ रोटी मिल रही थी, पवन जायसवाल, उसकी भी गिरफ्तारी होती है। तो मतलब एक पत्रकार है, वो स्कूल में गया, मिड डे मील में आप लोग क्या खिला रहे हो बच्चे को? नमक और रोटी खिला रहे हो, सूखी रोटी और नमक के साथ, वो भी अगर उसके ऊपर उसने रिपोर्ट की तो उसकी गिरफ्तारी। प्रवासी मजदूरों की जब लड़ी बनती है दिल्ली से अपने घरों की वापसी की, उसके ऊपर जो पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस या दमन हम सबको पता है, और 60 पत्रकारों के ऊपर पुलिस केस होना लॉकडाउन के दौरान, ये इस पूरी चेन को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, अभी के टाइम पे बदतर दौर है पत्रकारिता का। वैसे तो पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड रहा नहीं, मतलब ऐसा पीरियड तो हमें ध्यान नहीं आता कि जहाँ पे पत्रकारों ने बहुत सारा महान ही काम कर दिया हो, लेकिन ये सबसे बदतर दौर है। ये सबसे बदतर दौर 2 वजह से है। एक वजह ये है कि स्टेट रिप्रेशन कर रहा है पत्रकारों के ऊपर, और दूसरी वजह ये है कि पत्रकार भी अब जो स्टेट जो स्क्रिप्ट भेज रहा है उसी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं बहुत सारे पत्रकार। आप जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहे हैं, आप उनकी पत्रकारों के ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए जाके, कई बार तो वो शब्द भी चेंज नहीं करते, जो ऊपर से आया होता है, और वो सारे कॉपी पेस्ट सभी के ट्विटर अकाउंट्स पे एक ही ट्वीट होता है,
एक जैसे अभी हम क्रिकेटर्स के मामले में देखा, क्रिकेटर्स ने किसान आंदोलन के ऊपर जब हमला किया रिहाना के ट्वीट को लेके, तो क्रिकेटरों ने जो उनको कंटेंट आया सरकार से उसको बदला भी नहीं, और सभी ने वही कॉपी पेस्ट करके लगा रखा था। तो कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट आ रही है, यानी कि फीड आ रही है, और उसी को ही वो लोग चला दे रहे हैं। मतलब सीनियर पत्रकार बैठे हैं बल्ली जी, तो हम तो एक बार कोई भी फीड आती है, कोई भी चीज़ आती है, उसको रोकते हैं ना, एक बार रोक के चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें पब्लिक रिलेशन वाला कंटेंट कितना है और असल कंटेंट कितना है। तो वो वाला काम तो अब भूल जाइए कि आप हो पा रहा है। मैं दैनिक जागरण में पिछले दिनों मैं गया था, वैसे नाम लेना नहीं चाहिए मीडिया का, पर हालात ऐसे हैं कि नाम लेके बात करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैनिक जागरण में हमारे मित्र एक काम करते थे, तो वो उन्होंने अपना, मैं वैसे ही उनके दफ्तर में गया और पूछा कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। दिल्ली में वो दैनिक जागरण की वेबसाइट में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनका टारगेट है दिन में 35 से 40 खबरें वेबसाइट पे चढ़ा देनी। तो मैंने तो उसकी उंगलियां देखी और सच में ही वो सुन हो रखी थी, वैसे खट करने लग जाते हैं। तो उसमें क्या गलत जा रहा है, वो कई बार बोलते हैं कि कोई प्रेस नोट आता है मिनिस्ट्री से, हम तो उसमें एक अक्षर वो नहीं करते एडिट, क्योंकि काम का दबाव इतना, सीधा ही उसको चढ़ा देते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो पत्रकार को क्या बना दिया गया है, मिनिस्ट्रीज के प्रेस नोट चिपकाने वाला आदमी, या फिर कोई फीड भेज रहा है उसको ऐसे कैसे आप लोगों के बीच पहुंचा देने वाला। उसमें जो काम होता था प्रोसेस करना, फिल्टर करना और उसको चेक करना, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, और इसके ऊपर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। इन सब के बात करते करते ये भी बात करना चाहिए कि जो अल्टरनेट मीडिया जो खड़ा हुआ, क्या वो सस्टेनेबल है। द वायर, अगर मैं नेशनल मीडिया में बात करूं तो द वायर हुआ, द कारवां हुआ, जिसका मैं खुद पत्रकार, न्यूज़ लॉन्ड्री एक प्लेटफॉर्म है, तो न्यूज़ क्लिक जिसके पीछे 110 घंटे की रेड चली उनके दफ्तर के ऊपर। तो ये मीडिया संस्थान खड़े हुए और लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। असली हालत ये है कि अल्टरनेट मीडिया सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से पंजाब में भी यही हालत होगी कि अल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया है, लोग थोड़ा बहुत चंदा दे रहे हैं, और वो भी, पर लोग भी ये नहीं समझ रहे कि जो आप मतलब मदद नहीं कर रहे आप लोग, आप बल्कि जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका पैसा दे रहे हो। आप अखबार लेते हो, 100 रुपये महीना दे देते हो, लेकिन जैसे ही अल्टरनेट मीडिया के नाम पे अगर कोई वेबसाइट है, अगर वो बोले कि आप हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा दे, तब आप नहीं देंगे, है ना। तो अगर खबरों को आज़ाद रखना है तो मुझे लगता है कि आपको जो सही मीडिया है उसको भी पे करना शुरू करना पड़ेगा। वो आपकी दया भाव पे अगर जिंदा बचे तो उसका कोई जिंदा होना नहीं है कि आप दया भाव आपने दिखाया और 2100 रुपये की पर्ची कटवा ली और कहा कि ये चंदा है। असल में चंदे वाली फीलिंग से बाहर आना पड़ेगा और दया भाव से भी बाहर आना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने आपका ये कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपकी ये खबरें पढ़ रहा हूँ और आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये उस चीज़ की एवज में मैं दे रहा हूँ। तो वो एक है। अल्टरनेट मीडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें से एक सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज है। चाहे हम कितना भी, अब मैं काम कर रहा हूँ कारवां मैगजीन में, कारवां मैगजीन को भी अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बेंगलोर में एक IPMSF है, फाउंडेशन है, उससे 3 साल का फंड लेके आना पड़ा। द वायर को वहाँ से फंड लेके आना पड़ा। साथ में वो क्राउड फंडिंग के लिए भी वो अपील करते हैं। लोग अभी इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं। वो भी एक सोचने वाली चीज़ है कि उसका कैसे सब्सक्रिप्शन, आपको जो आप कंज्यूम करोगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दया भाव पे हमें जिंदा मत रखिए। और हम भी मतलब बड़ा बुरा लगता है जब कि हम किसी के दया भाव पे जिंदा रहें, चाहे लोगों के ही दया भाव पे क्यों ना हो। हमें लगता है कि हम एक काम कर रहे हैं और उसका भी एक कीमत है, और वो कीमत मिले उसकी ईमानदारी से, वो एक चीज़ है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया में लॉन्ग रीड्स ख़त्म हो रही हैं। ये भी एक जो पढ़ने वाला सेक्शन हम देखते हैं, प्रिंट का जो सेक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है, और उसमें भी खासकर लंबी, जो हम जिसको रिपोर्टाज बोलते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। लंबे रिपोर्टाज
लिखने लोग बंद करें, डिटेल में लिखना बंद कर रहे हैं। 200-400 शब्दों की आपको स्टोरी मिल जाती है, आप सिर्फ क्रक्स जानना चाह रहे हो। ट्वीट पत्रकारिता हो गई है कि 140 वर्ड के ट्वीट में ही आपको खबर लेनी है, या फिर वीडियो ही देखना है 2 मिनट का 3 मिनट का। तो उससे दिक्कत ये होता है कि कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसका एक पूरा इतिहास, उसका बैकग्राउंड, वो कैसे हुआ, सारा कुछ होता है। लॉन्ग रीड्स के ख़त्म होने से और कम होने से मुझे लगता है कि पत्रकारिता का आधा हिस्सा टूट रहा है। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको सूचना भर देना नहीं है, बल्कि अज्ञात के डर से बचाना भी है। अज्ञात मतलब जो फियर ऑफ अननोन जिसको हम बोलते हैं, उसके डर को कम भी करना है। फियर ऑफ अननोन है, उसको कम भी करना है। तो वो तभी होगा जब आपको पूरी चीज़ें और बहुत ईमानदारी से पत्रकार बताएं और आपको पता हो। दूसरा, भाषा को लेकर मेरा बड़ा रहता है। जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारिता में, और जिस तरीके से चिल्ला के बात आजकल टीवी स्टूडियो में हो रही है, तो हमारे बच्चे भी उन्हीं को देख रहे हैं। जो पत्रकार ज़्यादा चिल्लाएगा वही शायद ईमानदार होगा, ऐसा हम लोगों ने सोच लिया है। मतलब वो चिड़ियाघर बन गया। आप टीवी के बक्से को आप देखें जिसमें न्यूज़ डिबेट होता है, एक एंकर आता है, वो ऐसे अपना एक बार हाथ ऐसे टेबल पे मारता है, एक बार ऐसे करता है और एक बार ऐसे करता है, और कितने गुस्से से बोलता है वो समझ में नहीं। बल्कि मैं तो कई बार मैं यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ रिपोर्टिंग, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप कम से कम जो पुराने जो दूरदर्शन पे या फिर आकाशवाणी पे रेडियो के कार्यक्रम सुन लिया करिए, आपको समझ में आएगा कि खबरें कितने आराम से लोग पहले बताते थे। उतने ही आराम से बताने की ज़रूरत है। इसमें मुझे याद आए तो मुझे रजा अली आब्दी साहब का नाम याद आएगा। बीबीसी के पत्रकार है, पाकिस्तान के थे, तो उनके कार्यक्रम मैं बहुत सुनता था। वो 80s में 70s में उन्होंने कार्यक्रम करे, वो बड़ा बिल्कुल आराम से बात करते थे और उनकी भाषा का पद्धर भी बहुत अच्छा होता था। अभी ऑनलाइन मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि जो हेडलाइन है, जो खबरों की हेडलाइन है, वो ठीक ठाक गड़बड़ होती है। मतलब खबर में की हेडलाइन होगी ऐसे कि फलाने ने देखिए किया बुरा हाल, और जैसे ही आप अंदर उसमें घुसते हैं खबर में, कुछ और ही मिलता है, उसमें कुछ नहीं मिलता। कुल मिला के कंटेंट ही नहीं होता। अगर पत्रकार साथी बैठे हैं तो मतलब उनसे मैं यही कहूँगा कि हमें कंटेंट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। मतलब जो चीज़ है पत्रकारिता को जो बचाएगी वो हमारे ग्राउंड जीरो से ऑनेस्ट, और जो कंटेंट अगर हमारे पास होगा वही बचाएगा। हम खाम खा की बातें, हवा हवाई बातें बनाने लगेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि इसमें सिर्फ हेडलाइन ही होती है, अंदर कंटेंट कुछ नहीं होता। तो ये मेरे पास तो अभी इतनी चीज़ें हैं कि मैं आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो आप लोगों को लगे। अच्छा, दरअसल सिंघू मोर्चा जो है चंडीगढ़ और दिल्ली रोड के ऊपर, सिंघू मोर्चा, वहाँ पर मैं कवरेज कर रहा था लगातार। ये 29 जनवरी से घटनाक्रम शुरू होता है जब दिल्ली की तरफ से कुछ लोग आते हैं और वो किसानों के ऊपर ईंट पत्थर मारने लगते हैं। पेट्रोल बम वो महिलाओं के टेंट पे फेंकते हैं और नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथ में तिरंगा था और वो तिरंगों से ही टेंटों में ऐसे वो उससे मार रहे थे। तो हम वहाँ पर थे और हमने उस सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसमें पुलिस, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से उन पत्थरबाजों को लेकर आती है, उनको इशारे करती है। मतलब एक तो आईपीएस, मेरे पास वीडियो है उसका, एक तो आईपीएस की वीडियो है, उसमें वो ऐसे करता है पत्थरबाजों को, उसमें बिल्कुल हाथ ऐसे दिख रहा है कि इधर से आप जाओ आगे। तो दिल्ली पुलिस उनको लेके आती है, उसके बाद पत्थरबाजी होती है सारी। मैं क्योंकि उस इलाके से ही हूँ, सिंघू से मेरा घर 50 किलोमीटर है, तो उसके आसपास के जितने भी लोकल पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर मैं जानता हूँ। तो उनमें से 4-5 मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये तो जी ये ऐसे हैं, और मैं उनकी फेसबुक प्रोफाइल जाके खोलता हूँ। उनमें से कई जनों ने तो कपड़े भी वही पहन रखे थे जो किसी दूसरी जगह पे थे। मतलब कपड़े भी मैच हो गए, शकल नहीं, कपड़े भी मैच हो गए। जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। तो
कपड़े भी मैच हो गए, तो मैंने कारवां मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। और सुबह मैंने 30 तारीख को एक वीडियो भी जारी कर दिया जिसमें मैंने लोगों को बता दिया कि ये लोग थे और ये इस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो सारा उनके नाम भी मैंने बताए। और कारवां मैगजीन हमारा एक तो है कि वर्जन हम लेंगे, तो हम पुलिस से, मैं बात कर रहा था, पुलिस के अधिकारियों से मैं बात कर रहा था फ़ोन पे, तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कि आप बताइए कि आप पत्रकारों को दिल्ली की तरफ से जब पत्रकार आते हैं उनको तो आप किसान आंदोलन तक आने नहीं देते, पत्थरबाज कैसे आ गए? तो इस तरीके आप तो सवाल तो पुट करेंगे अधिकारी को, तो वो असहज महसूस कर रहे थे। उससे अगले दिन 30 तारीख को ही जब शाम को हम सिंगू मोर्चे पे थे और मैं किसान मजदूर, हम सारे पत्रकार इकट्ठे थे वहाँ पर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करने जा रहे थे। तभी शाम के 7 बजे होंगे ये घटना होती है। मुझे उठा लिया जाता है वहाँ से, दिल्ली पुलिस मारपीट करते हुए, लठ बरसाते हुए उठाती है। उसके बाद वो एक टेंट में लेके जाती है, वहाँ पर भी वो लगातार लठ चलाती है। और फिर एक पुरानी बिल्डिंग में लेके जाती है जो कि थाना बिल्कुल नहीं था, एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। तो वहाँ पर ले जाके वो इन्वेस्टिगेशन भी चालू करते हैं, टॉर्चर भी शुरू करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ मुझे टी शर्ट और निक्कर में बैठा दिया, जैकेट उतरवा दी, पैंट उतरवा दी, जूते उतरवा दिए और पंखा चला दिया। ये 30 जनवरी की बात है जब सर्द रातें होती हैं, 30 जनवरी की रात सर्द रात थी मुझे, तो वो पंखा चला देते हैं और वो ठंड लग रही है मुझे, और जब मैं पानी मांगता हूँ तो वो पिलाने की बजाय मेरे मुंह पे मारते हैं, तो वो जो टी शर्ट पहनी हुई थी वो भी गिल्ली हो जाती है, तो और ज़्यादा कपकपी छूट जाती है। और इस बीच वो मेरी लेफ़्ट लेग को अलग करते हैं, उस पर भी वो चोटें मारते हैं। जैसे ही फिर एक कांस्टेबल, और वो ऐसे बात कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी कहाँ से दिखाएं, इसको क्या करें, अभी गिरफ्तारी दिखाएं या ना दिखाएं, ये सब बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर 376 लगा देते हैं, मुझे नहीं पता कि 376 क्या होता है, पर उन्होंने लिया इसका नाम, 376 लगा देते हैं इसके ऊपर। ये सब बातें हो रही थी। तो फिर एक कांस्टेबल आता है, कांस्टेबल उनको वीडियो दिखाता है कि ये वीडियो बाहर वायरल हो रही है इसकी। तो वो फिर सारे पुलिस वाले उस कमरे को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर आधे घंटे बाद आते हैं और वो फिर मेरा मेडिकल करवा के स्पेशल सेल में बंद कर देते हैं। और 31 जनवरी को तिहाड़ जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं। इस बीच मैं उनसे लगातार कह रहा हूँ कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है, फैमिली से बात करनी है, नहीं करवा रहे वो लोग। मेरे एडिटर्स लगातार दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, वो उनको जवाब नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। फिर जब 31 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तब भी मेरे वकील को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता, गेट पे उनको रोक लिया जाता है और बिना वकील के मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मुझे जेल में भेज दिया जाता है। तो जेल में जब मैं गया, एक मुझे पुलिस वालों की शब्दावली को लेकर खासी दिक्कत थी। पुलिस वाले शब्दावली बरत रहे थे कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं, मतलब पत्रकार कोई रगड़ने की चीज़ है कि आप पकड़ो और उसको रगड़ दो। तो वो शब्दावली को लेके ठीक ठाक दिक्कत थी मुझे। और वो कह रहे थे, जब मैं उनको बोल रहा था कि मुझे अपने एडिटर से बात करनी है, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है, अब तो तिहाड़ से करना, बड़ा पत्रकार बन रहा तो तू पत्रकारिता तिहाड़ से करना। तो वो शब्दावली लगातार दिमाग में घूम रही थी। तिहाड़ में जब मैं जा रहा था तो मेरे दिमाग में उन पत्रकारों की ही बात दिमाग में आ रही थी जिनको पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जेल में थे। कप्पन सिद्दीकी साहब हैं, केरल के पत्रकार हैं, हाथरस मामले में रिपोर्ट करने आए थे ग्राउंड जीरो से, उनको उठा के जेल में बंद कर रखा है, आज 6 महीना हो गया है। तो उनकी कप्पन सिद्दीकी साहब की मुझे दिमाग में आ रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि साल 2 साल में भूल जाऊं कि कुछ होगा ही। तो था कि जिस काम के लिए बंद किया गया है वो काम तो करना ही है। और साथ में शुरू में मुझे लग रहा था कि मैं विक्टिम हूँ स्टेट वायलेंस का, लेकिन जैसे ही मैं जेल में किसानों से मिला, जिस चक्की में मुझे डाला गया, वहाँ पर पंजाब के मानसा के पैरों पिंड के किसान थे जसमिंदर, वो कभी पुराने कबड्डी खिलाड़ी भी रहे हैं, अच्छे स्टॉपर वो रहे हैं, जाफलाइन। मैं कबड्डी का शौकीन हूँ, मैं बड़ी कबड्डी अपनी पंजाब वाली वो देखता हूँ पूरी। तो मैंने उनको पहचान लिया कि आप जसमिंदर हैं और आप जाफलाइन में होते थे। तो वो बोले हाँ। तो बातचीत हुई उनसे, तो और उन्होंने अपने शरीर पे जो निशान थे चोटों के वो दिखाए। फिर मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा तो चोट किसानों को मारी गई। और हम तो बात करते ही हैं कि जो स्टेट के रिप्रेशन का जो शिकार हैं, उनकी पत्रकारिता करने की, उनकी रिपोर्ट करने की। तो
ठीक है कि इन्होंने जेल में भेज दिया, लेकिन जेल में भी लोग बैठे हैं सत्ता के दमन के शिकार, तो क्यों नहीं इनके बारे में लिखा जाए। और वो बात तो चुभ ही रही थी कि अब तो तुम जेल से करना पत्रकारिता। तो फिर मैंने वहाँ पर एक पेन का जुगाड़ किया, पेपर का भी जुगाड़ करना चाह रहा था, लेकिन पेपर का हुआ नहीं। सख्त हिदायतें थी कि इनके पास पेपर वगैरह नहीं पहुँचाने हैं। तो पेन का जुगाड़ हो गया, तो फिर था चैलेंज था कि कहाँ लिखूँ। पेन पेन का जो अटेंडेंस लेने जेल में अटेंडेंस होती है, तो जो अटेंडेंस लेने आते हैं वो उनके पास पेन होता है। तो जैसे उनके साथ 3-4 लोग होते हैं, उनमें से उनकी धक्का मुक्की हुई और उनके पास कोई पेन था, वो गिर गया। पत्रकार में तो पेन चाहिए। हाँ, तो वो पेन मिलते ही फिर मैंने लिखना शुरू किया। हालांकि अखबार की कतरने भी जुगाड़ कर ली थी, लेकिन अखबार की कतरनों पे दिक्कत यह था कि वहाँ उस पर पहले अक्षर छपे हुए थे। जो लिख रहा था वो साफ समझ में नहीं आ पा रहा था। कि मेरे को लगा कि कहीं मैं इसको बाहर लेके जाऊँ, अखबार की कतरनों पे लिख के, तो ये बाहर समझ में ही ना आए मुझे। तो वो था, फिर मैंने अपने पैर पे ही लिखना शुरू किया। मैं प्रिंट का पत्रकार हूँ, मूलत मेरी ट्रेनिंग, मैं लिखने वाला पत्रकार हूँ। तो हम रिपोर्टिंग नोट्स लेते हैं, यानी कि जो कोई बड़ी बात कह रहा है उसको तोड़ तोड़ के छोटा बना लेते हैं। तो वो फिर मैंने शुरू किया, जो जितने भी किसान थे उनकी जो आप बीती थी उनको कहाँ से उठाया गया। तो उसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि किसान अपने लंगर का सामान लेने के लिए नरेला मार्केट में गए थे, मंडी में, वहाँ से भी किसानों को उठाया गया। सरकार ने किसानों को आंदोलन करने के लिए बुराड़ी मैदान दिया था, सरकारी जगह थी, वहाँ पे भी कुछ किसान बैठे थे। उनमें से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके गांव के गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, वो लंगर खिला रहे थे, 70 साल के बाबा जीत सिंह, उनको भी गिरफ्तार कर रखा था। और उनके शरीर पे भी बड़े बड़े चोट के निशान थे। 70 साल के बुजुर्ग, एक हरियाणा के ही मुझे मिले थे, 75-80 के आसपास उनकी उम्र रही होगी, उनके शरीर पे भी निशान थे, इतने चौड़े चौड़े नील के निशान, नीला, उनकी कमर, उनकी पैर, किसी के अंगूठे फटे हुए थे। इन सब के बावजूद मैं एक चीज़ देखता था कि किसान डरे हुए नहीं थे, लेकिन वो चिंतित थे। वो उनको डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, लेकिन वो चिंतित थे। चिंतित इस बात के थे कि उनको नहीं पता था कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। वो सुबह शाम नारे भी लगाते थे। किसान, जब वो बोलते थे किसान एकता, तो सारी जेल में जितने भी बंदी थे सारे एक आवाज़ में जिंदाबाद बोलते थे। और जो नौजवान थे, उस एक जगसीर थे, उनका गला बड़ा अच्छा था, तो वो पंजाबी लोकगीत गाते थे। और ऐसे जो इस पंजाबी संघर्ष में जो लोकगीत हुए हैं, फेमस हुए हैं, जो लोकगीत आए इस इस किसान संघर्ष के दौरान, जो लोकगीत आए हैं पंजाब के, जो फेमस हुए, वो पूरा गुनगुनाते थे। और पूरा एकदम ऐसे लगता था कि है जोश है एक, और हार नहीं मानने वाले हैं। तो मुझे भी हौसला होता था। हालांकि मैं शुरू में जब जेल में जा रहा हूँ तो मैं बड़ा डरा हुआ, और ये लग रहा कि 2-3 साल तक चला ही गया, और उन पत्रकारों को याद कर रहा हूँ जो गिरफ्तार है। लेकिन जैसे किसानों के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे भी हौसला हो रहा है, क्योंकि वो लोकगीत गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हौसला हिम्मत दे रहे हैं, और बातचीत भी होती थी। और जब एक बार हमें ले जाया गया फ़ोन पे बात करवाने के लिए घर वालों से, तो उन्होंने 2 मिनट के लिए फ़ोन पे बात करवाने, सारे किसान लाइन बना के, मैं भी किसानों के साथ ही गया। तो किसी भी किसान ने अपने घर वालों से बात करते हुए ये नहीं कहा कि हमें जेल में कोई दिक्कत हो रही है। वो ऐसे, अरे चढ़ती कला में हाजी, हाँ, है ना। तो पूरा मतलब पेंडू भाषा जिन्होंने कहते हैं कि जमा पट्टा ते हथ मार गए हैं, जमा ऐ करके, हाँ, सीगे ते वो मतलब ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ। मतलब वो ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ बुझा हुआ चेहरा सीगा, जो मतलब मैं बुझ गया था, वो उनके चेहरे पे जो नूर होता था, उसको देख के सच में ही मेरी भी रूह खुश होती थी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, ये लोग नहीं झुके हुए हैं। तो मैं तो फिर भी मतलब एक मुझे पता चल गया था जेल में कि बाहर लोग आवाज़ उठा रहे, मेरे लिए तो और भी पत्रकार भाईचारा और देश के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं क्यों
इतना कमज़ोर, इतना डरा हुआ हूँ, तो मुझे किसानों से बहुत हौसला मिलता था। और सच में एक बात ये भी है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे सारे फैमिली मेम्बर ही। अभी भी जेल से बहुत सारे लोग जमानत पे बाहर आ गए हैं और उनसे बातचीत होती ही रहती है। इसमें पत्रकारिता में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पत्रकार को समाज का पेन लेना शुरू करना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब नवदीप कौर की गिरफ्तारी होती है 12 जनवरी को, तो पंजाब की और हरियाणा की मीडिया उसको नहीं कवर करती है, सेंसिटिविटी से कवर भी नहीं करती है। हरियाणा के एक पत्रकार ने तो बहुत गड़बड़ ही, जो पुलिस का वर्जन था वही चला दिया। तो मजदूरों के मामले में भी थोड़ी सेंसिटिविटी, थोड़ी क्या पूरी सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी आपको कवर करते हुए। और इस बीच जैसे ही मैं जेल से बाहर आया तो 5 फरवरी को मैंने ट्वीट किया, नवदीप कौर के लिए ट्वीट किया। 6 फरवरी को तो मीना हैरिस ने ट्वीट कर दिया, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था। तो वो, लेकिन एक बात ये भी समझने वाली है कि वो मुद्दा पहले ही होना चाहिए था। मीना हैरिस के ट्वीट से पहले ही वो पत्रकारों के लिए मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन वो एक बड़ी हस्ती के ट्वीट के बाद वो मुद्दा बन रहा है, नवदीप कौर का, शिव कुमार का। तो फिर मैंने बाहर आने के बाद मैंने शिव कुमार और नवदीप कौर के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू की। तो सोनीपत जेल में किसी से बात हुई तो पता चला कि शिव कुमार की हालत ठीक नहीं है। फिर मैं उनके वकील से भी आकर मिला, मैंने बताया, RS चीमा साहब हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उनसे आके मिला। मैंने कहा कि मैं अभी शिव कुमार के मामले में रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने जेल में किसी से बात किया और वो कह रहे हैं कि अपने लड़के को संभाल लो और उसकी हालत ठीक नहीं, उनके घर वालों तक ये मैसेज पहुँचा देना, मुझे आप वकील लगते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उसको नीचे से ख़त्म कर रखा है। मैं क्या, इसके कई मतलब हैं, इस बात के नीचे से ख़त्म कर रखा है। तो जैसे पंजाब और हरियाणा में एक ट्रेडिशन भी है, तो वो कोल्ड, वो जो एक पत्थर जो होती थी, वो कोल्ड ही फहराना ऐसे पैरों पे, मुझे वो उसका था। वो मैंने चीमा साहब को जाके बताया और चीमा साहब को बोला कि आप चाहे तो हैबियस करिए, चाहे आप PIL करिए। चीमा साहब ने भी उनके पिताजी को बुलाया और वो सारा फिर प्रोसेस हुआ। और उसके बाद चंडीगढ़ में मेडिकल हुआ शिव का, तो उसकी 4 हड्डियाँ टूटी मिली। तो पत्रकार को पेन भी लेना पड़ेगा कई बार। रंजीत सिंह वाले मामले में जब 29 को गिरफ्तारी हो रही है, तो रंजीत सिंह वाले मामले में भी मतलब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि पता नहीं चल पा रहा है कि रंजीत का, तो उसमें एक पेन ये था कि ठीक है कि एक रिपोर्ट भी करनी है मुझे, इसलिए पता भी लगाना कि रंजीत को कहाँ लेकर जाया गया है। लेकिन दूसरा ये भी था ताकि लोगों को भी पता चले कि रंजीत को कौन से थाने में रखा गया, कौन सी जेल में। इसलिए जितनी भी भागा दौड़ी, तो वो पेन एक पत्रकार को लेना पड़ेगा। तो उतना आपको मतलब हम समाज से अलग नहीं हैं, ये कोई एक्टिविज्म नहीं है, सिर्फ ये एक पेन है। ये एक ऐसा पेन है कि आपको कुछ चीज़ गलत पता चली, तो उसमें आप जितना भी सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जो सीरियसली उस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, वो करना पड़ेगा। मैं इतनी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।